अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, ये कहानी है लैला और उसके नाबीना ससुर के प्यार की। लैला 22 साल की उम्र में बेवा हो गई थी और ससुर जी की बीवी भी इस दुनिया से जा चुकी थी। दोनों एक दूसरे की रातों का सहारा बन गए। लैला इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी लैला को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। भरा हुआ जिस्म, पतली कमर, दूध जैसा गोरा रंग, जिसे अगर कोई छू ले तो लगे कि निशान पड़ जाएगा। लैला के होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे और लैला के गालों में पड़ने वाले डिम्पल लैला की खूबसूरती को और बढ़ा देते थे। गांव के मर्द लैला को बुरी नजर से देखते थे, इसीलिए लैला घर से बाहर बहुत कम निकलती थी। लैला का इतना खूबसूरत होना भी लैला के किसी काम न आता था, क्योंकि जिस शख्स ने लैला को देखना और चाहना था वो अब इस दुनिया में नहीं था। लैला की जिंदगी में बहुत सी ऐसी जरूरतें और ख्वाहिशें थी जिन्हें सिर्फ लैला का शौहर ही पूरा कर सकता था। लैला की शादी को अभी बमुश्किल 3 साल ही हुए थे कि उसका शौहर मोहसिन एक सड़क हादसे में वफात पा गया। पिछले 7 सालों से लैला अपनी एक बेटी सज्जल के साथ ससुराल में रह रही थी। बगैर शौहर के जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ लैला ही जानती थी। रात को जब लैला सोती तो लैला को अपने शौहर की कमी शिद्दत से महसूस होती। लैला के ससुराल में उसके ससुर असलम थे जो 4 साल से नाबीना थे। बड़ा जेठ मुनीर और उसकी बीवी शाहिदा, छोटा देवर अकमल और उसकी बीवी सारा, दोनों भाइयों की शादियां हो चुकी थीं और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। और फिर थी लैला और लैला की बेटी सज्जल। कभी कभी लैला सोचती कि काश कोई होता जो उसकी हर कमी और हर जरूरत को समझता। दूसरी तरफ लैला का ससुर असलम भी बिल्कुल तन्हा था, क्योंकि लैला की सास भी कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। अब लैला के ससुर की दुनिया सिर्फ आवाजों, खुशबुओं और लम्स तक महदूद होकर रह गई थी। घर में हर एक के पास कोई न कोई था, मगर एक लैला थी जो बगैर शौहर के जिंदगी गुजार रही थी और एक लैला का ससुर था जो बगैर शरीके हयात के जिंदगी गुजार रहा था। दोनों ही किसी न किसी तरह शदीद तन्हाई का शिकार थे और शायद दिल के किसी कोने में किसी सहारे की तलाश में भी। सुबह का वक्त होता, सैन में मुर्गियां दाना चुग रही होती, मुनीर और अकमल खेतों की तरफ निकल जाते, शाहिदा और सारा बावर्ची खाने में हंसते बोलते काम कर रही होती। लैला खामोशी से चाय बनाती, सबको पिलाती और फिर अपने ससुर के लिए अलग गिलास में चाय लेकर पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचती जहां लैला का ससुर बैठा होता। उस दिन लैला ने धीरे से कहा, अब्बू जी चाय। असलम ने हाथ बढ़ाया, उनकी उंगलियां हल्के से लैला की उंगलियों से छू गईं। ये रोज का मामूल था, लेकिन फिर भी लैला का हाथ एक लम्हे के लिए ठहर जाता। असलम ने चाय की चुस्की ली और कहा, आज चाय में इलायची कुछ ज्यादा है, अच्छी लग रही है। लैला मुस्कुराई और बोली, आपको पसंद है ना, इसलिए डाल दी। असलम ने सर हिलाया और कहा, तुम मेरी हर आदत याद रखती हो लैला। अगर मौसम जिंदा होता तो शायद इतना ख्याल भी ना रख पाता। लैला खामोश रही। लैला जानती थी कि अब्बू जी ये बातें दिल से नहीं, बस वैसे ही कह देते हैं, लेकिन फिर भी अब्बू जी की बात सुनकर लैला के दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस होती। दिन भर घर के काम चलते रहते। दोपहर को सब लोग अपने अपने कमरों में आराम करते। सज्जल लैला के पास सो जाती। लैला खिड़की से बाहर देखती रहती। सामने वाले कमरे से शाहिदा और मुनीर की हंसी की आवाजें आती। कभी सारा और अकमल की बातें सुनाई देती। लैला की आंखें भर आती। लैला सोचती, काश मेरे साथ भी कोई इस तरह हंसता, बातें करता तो कितना अच्छा होता। एक दिन दोपहर के वक्त लैला के ससुर असलम सहन में टहल रहे थे। उनकी लाठी टिक टिक की आवाज कर रही थी। लैला सज्जल को सुलाकर बाहर आई तो देखा कि अब्बू जी ठीक तरह से चल नहीं पा रहे। लैला फौरन दौड़कर अपने ससुर असलम का हाथ थाम लेती है। लैला ने कहा, अब्बू जी आप अकेले क्यों चल रहे हैं, गिर जाएंगे। असलम ने हाथ नहीं छुड़ाया और बोले, अब तो बस तू ही है जो मेरा ख्याल रखती है, बाकी सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। लैला उन्हें सहारा देकर कुर्सी तक ले गई। जब वो उन्हें बिठा रही थी तो लैला की चादर कंधे पर से फिसल गई। अब्बू जी ने हाथ बढ़ाकर चादर उठाई और लैला के हाथ में दे दी। अब्बू जी की उंगलियां एक लम्हे के लिए फिर लैला की हथेली पर ठहर गईं। असलम ने आहिस्ता से कहा, लैला तेरी हथेली अब भी वैसी ही गर्म है जैसे पहले हुआ करती थी। लैला ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी चादर संभाली और वहां से चली गई। शाम को सब लोग छत पर बैठे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। मुनीर और अकमल अपने बच्चों को गोद में लेकर मजाक कर रहे थे। शाहिदा और सारा एक दूसरे को अपने नए सूट दिखा रही थी।
लैला एक कोने में बैठी सज्जल के बाल संवार रही थी कि असलम ने आवाज दी, लैला इधर आ। लैला उठकर अब्बू जी के पास जाकर बैठ गई। असलम ने पूछा, क्या सोच रही है? लैला ने हल्का सा सर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं अब्बू जी। असलम मुस्कुरा कर बोले, झूठ ना बोल, मैं आंखों से नहीं देखता, दिल से देखता हूँ, तो उदास है। लैला खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अब्बू जी, जब मैं जेठानी और देवरानी को उनके शोहरों के साथ देखती हूँ तो दिल भर आता है। सोचती हूँ कि अगर मेरे पास भी कोई होता तो। असलम ने एक लंबी सांस ली और बोले, मुझे भी यही महसूस होता है बेटी। जब रात को अकेला लेटता हूँ तो तेरी सास की कमी बहुत महसूस होती है। कोई होता जो तकिया ठीक कर देता, पानी का गिलास पास रख देता, बस हाथ ही थाम लेता तो जिंदगी आसान लगती। लैला ने अब्बू जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोली, अब मैं हूं ना अब्बू जी। असलम ने लैला का हाथ हल्के से दबाया और कहा, हाँ तू है, लेकिन तू भी तो अकेली है। उस रात लैला को बहुत देर तक नींद नहीं आई। अब्बू जी का हाथ अपने हाथ में लेने का एहसास और ससुर के अल्फाज बार बार उसके जहन में आते रहे। आहिस्ता आहिस्ता ससुर की बातें बढ़ने लगीं। अब लैला अब्बू जी के पास ज्यादा देर बैठने लगी थी और अब्बू जी भी उसका इंतजार करते थे। कभी अब्बू जी कहते, लैला मेरी कमर में दर्द है, जरा दबा दे। लैला उनकी कमर दबा देती। एक दिन अब्बू जी ने कहा, लैला तेरी आवाज में कोई जादू है, जब तू बोलती है तो मुझे लगता है जैसे मेरी आंखें वापस आ गई हों। लैला शर्मा गई और बोली, अब्बू जी आप भी ना। असलम हंस कर बोले, सच कह रहा हूँ, जब तू मेरे पास बैठती है तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ। लैला का चेहरा सुर्ख हो गया। लैला उठकर वहां से चली गई, मगर लैला के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हो चुकी थी। रात को अब्बू जी ने लैला को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, आज नींद नहीं आ रही, जरा बातें कर। लैला चारपाई के पास बैठ गई। अब्बू जी लेटे हुए थे। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम की यादें, पुराने दिन, हंसी मजाक। फिर अब्बू जी ने कहा, लैला कभी कभी मुझे लगता है कि तू मेरे लिए सिर्फ बहू नहीं, कुछ और भी है। लैला का दिल जोर से धड़कने लगा। लैला खामोश रही। असलम ने हाथ बढ़ाकर लैला का हाथ तलाश किया और उसे थाम लिया। फिर बोले, डर मत, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस घर में अब तू ही मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ पांव है। फिर उन्होंने आहिस्ता से पूछा, और मैं तेरे लिए क्या हूँ? लैला की आंखों में आंसू आ गए। लैला ने अब्बू जी का हाथ मजबूती से थामा और बोली, आप मेरे अब्बू जी हैं और मेरी जिंदगी के सबसे करीबी इंसान। असलम मुस्कुरा दिए और बोले, बस इतना ही काफी है बेटी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लैला और अब्बू जी का रिश्ता एक अनोखी गहराई में उतरने लगा। अब लैला अपने ससुर के हर छोटे बड़े काम में उनका साथ देने लगी। कभी अब्बू जी के बालों में कंघी करती, कभी अब्बू जी की दाढ़ी और मूछें संवारती। एक शाम अब्बू जी ने कहा, लैला आज मेरे साथ बाहर गांव की गलियों में चहलकदमी करने चल। लैला ने अब्बू जी का हाथ थामा और दोनों घर से निकल पड़े। गांव वाले उन्हें देखते रह गए। एक नाबीना ससुर और एक जवान बेवा हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। कोई कहता, देखो अब तो पूरी जोड़ी बन गई है। कोई कहता, बेचारा मौसम मर गया और ये दोनों मजे कर रहे हैं। लैला को सब कुछ सुनाई देता था। लैला खामोशी से अब्बू जी के साथ चलती रही। अब्बू जी को कुछ दिखाई तो नहीं देता था, मगर वो सब कुछ महसूस कर लेते थे। रात को अब्बू जी ने कहा, लोग क्या कहते हैं मुझे मालूम है। अब्बू जी मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं तो बस आपका ख्याल रख रही हूँ। असलम ने लैला को गले से लगा लिया और बोले, मुझे मालूम है बेटी, तू मेरे लिए पूरी दुनिया है और मैं तेरे लिए बस एक बूढ़ा नाबीना बाप हूँ। उस रात लैला अब्बू जी के कमरे में ही सो गई। दोनों के दरमियान सिर्फ एक तकिया रखा हुआ था। सुबह जब मनीर ने दरवाजा खोला तो देखा कि दोनों सो रहे हैं। उसने मुंह फेर लिया और बाहर आकर अकमल से कहा, अब तो हद ही हो गई। गांव में चहमगोइयां और भी बढ़ गईं, मगर लैला और अब्बू जी को अब किसी बात की परवाह नहीं रही थी। वो दोनों एक दूसरे के अपने बन चुके थे, बाप और बेटी की तरह, एक दूसरे का सहारा। फिर एक दिन अचानक अब्बू जी की तबीयत खराब हो गई। उनके सीने में शदीद दर्द उठा। डॉक्टर आए और बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। लैला रोती रही, उनके पास बैठी रही। अब्बू जी ने आखिरी बार उसका हाथ पकड़ा और कहा, लैला तूने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी, अब मैं सुकून से तेरी सास के पास जा रहा हूँ। लैला चीख उठी, नहीं अब्बू जी, मुझे अकेला छोड़कर ना जाएं। लेकिन अब्बू जी चले गए। उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। गांव वाले आए, किसी ने ताने दिए, किसी ने हमदर्दी दिखाई। जब लैला घर लौटी तो वो वाकई अकेली हो चुकी थी।
रात को लैला अब्बू जी के कमरे में गई। अब्बू जी की लाठी अब भी कोने में खड़ी थी। लैला ने उसे हाथ लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने सज्जल को गोद में लिया और कहा, चल बेटी, अब सिर्फ हम दोनों ही हैं। वो घर जो कभी हंसी और खुशियों से भरा रहता था दोबारा खामोश हो गया। अब्बू जी के जाने के बाद घर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मुनीर और अकमल को लगने लगा कि अब घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई है। हालांकि हकीकत ये थी कि पहले भी घर का ज्यादातर बोझ लैला ही उठाती थी। अब लोग उसे देखते तो खामोश हो जाते। कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन उनकी नजरें बहुत कुछ कह जाती थीं। लैला ने अब्बू जी का कमरा बंद नहीं किया। लैला हर सुबह उठकर सबसे पहले उसी कमरे में जाती, झाड़ू लगाती, अब्बू जी की लाठी साफ करती, अब्बू जी की पुरानी कुर्सी पर हाथ फेरती, फिर सज्जल को स्कूल भेजकर घर के कामों में लग जाती। एक दिन शाम को गांव की औरतें चक्की पर आटा पिसवा रही थीं। लैला भी वहां गई। एक बुजुर्ग ताई ने सबके सामने कहा, अरे लैला, अब तो तू पूरी तरह आजाद है, बूढ़ा भी चला गया, अब अपनी जिंदगी जी ले। लैला ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, ताई, मेरी जिंदगी तो उन्हीं के साथ चली गई। ये सुनकर सब खामोश हो गए। रातें सबसे ज्यादा भारी होती थी। पहले जब अब्बू जी थे तो रात को भी कोई न कोई आवाज आती रहती थी। कभी वो खांसते थे, कभी पानी मांगते थे या बस आवाज देते थे, लैला। अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक और सज्जल की हल्की हल्की सांसों की आवाज रह गई थी। लैला तकिए को गले लगाकर रोती रहती। आहिस्ता आहिस्ता महीने गुजरते गए। सज्जल अब 6 साल की हो चुकी थी। स्कूल में बच्चे उससे पूछते, तुम्हारे दादाजी कहाँ गए? सज्जल मासूमियत से जवाब देती, दादी के पास। लैला ये सुनकर मुस्कुरा देती और सज्जल के गाल खींच लेती। गांव में अब भी बातें होती थी। कोई कहता, लैला ने बूढ़े को मरते दम तक सुकून से जीने नहीं दिया। कोई कहता, नहीं, बूढ़े ने ही बहू को बहकाया था। लेकिन लैला अब किसी की बात नहीं सुनती थी। सज्जल 10वीं जमात में पहुंच गई। अब वो समझने लगी थी कि लोग क्या कहते हैं। एक दिन उसने लैला से पूछा, मम्मी, लोग कहते हैं कि आप और दादाजी के दरमियान कुछ गलत था, सच क्या है? लैला ने सज्जल को अपनी गोद में ले लिया। हालांकि अब वो बड़ी हो चुकी थी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बताई। वो बोली, बेटी, दुनिया को जो नजर आता है वो हमेशा सच नहीं होता। तुम्हारे दादाजी नाबीना थे और मैं बेवा थी। हम दोनों टूटे हुए लोग थे। हमने एक दूसरे को सहारा दिया। ना वो मेरे शोहर थे, ना मैं उनकी बीवी। वो मेरे अब्बू जी थे और मैं उनकी बेटी। बस इतनी सी बात थी, लेकिन दुनिया को यही बात बुरी लगती है। सज्जल ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोली, मुझे मालूम है मम्मी, दादाजी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। उस दिन के बाद सज्जल ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। वो खुलकर कहती, मेरी मम्मी ने अपने ससुर को माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत दी। इसमें गलत क्या है? लैला अब भी वैसी ही थी। लैला ने दोबारा कभी शादी नहीं की, ना किसी और से दिल लगाया। वो सिर्फ सज्जल की माँ, अब्बू जी की बहू और अपनी खामोश मगर बावकार जिंदगी की मुहाफिज बनकर रही। जब सज्जल की शादी हुई तो रुखसती के वक्त लैला ने उसके कान में आहिस्ता से कहा, बेटी, अगर ससुराल में कभी तन्हाई महसूस हो तो याद रखना कि ससुर भी बाप ही होता है, उसे भी एक बेटी की जरूरत होती है। सज्जल ने माँ को गले लगाकर कहा, माँ, मैंने ये सब आप ही से सीखा है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। लैला और असलम ने ये बात साबित कर दी कि मोहब्बत हमेशा मियाँ बीवी के दरमियान नहीं होती। कभी कभी बाप और बेटी जैसा रिश्ता भी उतना ही सच्चा, गहरा और पाकीज़ा होता है। उम्मीद है नाजरीन आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।